हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश मलिक और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन की। और पूरे एक वीडियो में रोटेशनल मोशन के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा पहले बेसिक डेफिनेशन रोटेशनल मोशन की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एप्लीकेशन, एक्सिस थ्योरम्स, और उसके बाद फिर न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन इन रोटेशनल मोशन, एंड उसके बाद हम रोलिंग के केसेस, स्लाइडिंग के केसेस और टॉपलिंग के केसेस हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो और इन पर बेस्ड आखिरी में 2-3 क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड है रोटेशनल मोशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज रोटेशनल मोशन। सो बेसिकली अगेन जैसे लिखिए रोटेशनल मोशन, तो हमारा जो रोटेशनल मोशन होता है, इट इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच a rigid body, what is a rigid body, in which the particles are rotating in moving in circular paths with their common axis, with their centers lying on a common axis। समझाता हूँ मैं कि सबसे पहले रोटेशनल मोशन वो मोशन है जिसमें अगर ये मेरी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं कि ये बॉडी जो है हमारी एक्सिस है, ये ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये हमारी बॉडी जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर के कोई पॉइंट देखें P, तो जो पॉइंट P है ये r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करेगा with its center of motion lying on the axis of rotation. This is known as axis of rotation और इसको a और r से डिनोट कर लेंगे। बात करें कि अगर मैं कोई इसी एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर जाता हूँ और कोई पॉइंट है मेरे पास Q, तो उस Q पॉइंट की बात करें तो वो भी हमारा सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और उसका सेंटर भी इस एक्सिस पर ही लाई करने वाला है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक रोटेशनल मोशन होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी एनालॉगस टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये मेरे नोट्स हैं, मैंने बना रखे हैं, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो है डेफिनेशन बोल दूंगा आपको और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं जो सोच रहा हूँ कि 11th और 12th का एक कंप्रेस जिप फोल्डर आपको दे दूंगा मैं, और 28 तक मैं बिजी हूँ, उसके बाद जो है मैं आपके लिए पूरा 11th और 12th के हैंडरिटन नोट्स वन शॉट सीरीज के लिए मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। राइट, सो यह हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज द प्रॉपर्टी एनालॉगस टू मास। तो ट्रांसलेशनल मोशन में अगर आप लोगों को ध्यान हो कि हम फोर्स को कैसे लिखते थे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। राइट, सो इन रोटेशनल मोशन हम क्या लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल्स टू I into अल्फा, वेयर टॉर्क इज द product of force into perpendicular distance from the point of action of force and axis of rotation, and I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. So this is what moment of inertia is. तो इसके बाद हमें कुछ बॉडीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद रखना है, जिनका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। तो सो लेट्स प्रोसीड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो ये जो है मैंने कुछ बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं। जैसे फॉर पॉइंट मास बात करें, अगर ये मेरा पॉइंट मास है ये, और ये इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास m है और रेडियस r है सर्कुलर पाथ का, तो ये जो एक्सिस है व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है हमारे स्क्वायर। हमारी ये ऑफ रिंग की बात करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर उसका आ जाता है हमारे स्क्वायर। रिंग के लिए आ जाता है हमारा स्क्वायर बाय 2, होलो स्क्वायर के लिए आ जाता है 2/3 हमारे स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर के लिए आ जाता है 2/5 हमारा स्क्वायर, थिन रॉड के लिए आ जाता है ml² by 12। फिर एक कोन के लिए आ जाता है
सॉलिड कोन के लिए याद रखना होता है आपको, इसकी हाइट h है और अगर मास m है और इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 3/10 mr²। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए होते हैं बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद जो हमारी एक्सिस थ्योरम्स है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो लेट्स प्रोसीड विद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 2D ऑब्जेक्ट्स। ये 3D ऑब्जेक्ट्स पर वैलिड नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है। क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो देखना। अगर ये मेरी एक रैंडम बॉडी है, ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ ये मेरी 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D रिजिड बॉडी है। तो अगर मुझे जो एक्सिस है ये जो डॉट से दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। सो इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आई मान लूं, तो इसको एक बार अज्यूम कर लो आई जेड है। तो अगर मैं आई जेड को निकालना चाहता हूँ तो हम कैसे निकालते हैं कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। ठीक है, इसको मैं आई एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, एक एक्सिस तो हो गई आई एक्स और दूसरी एक्सिस है ये। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। तो अगर हमें आई जेड कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। Now, point to remember here is that it is applicable for 2D objects only. अगर आप JEE मेन का एग्जाम देखोगे 2018 का 2018 का JEE मेन का एग्जाम देखोगे, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क दी थी आपको और उसमें हमें एक डिस्क के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। तो उसमें इस एक्सिस का यूज नहीं करना था, हमें पैरेलल का करना था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई है उस क्वेश्चन में तो वो वहां पर गलत हो जाता है। तो आप चाहो तो 2018 का क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हो, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है ये किसी भी टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। ये इवन 2D बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है और ये 3D बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है। आपके लेवल तक 2D और 3D बॉडी का ही बात करना है, अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। So it is applicable for all the objects। और ये क्या कहता है कि ये अगर मेरी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखना कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी एक्सिस मानता हूँ जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो और जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल हो। तो हम कुछ ऐसी एक्सिस मान लेंगे, इसके अबाउट आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और अगर मुझे अब आई निकालना है, आई कैसे निकल जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस अगर बॉडी का डिस्टेंस, बॉडी का मास है एम और इन दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है डी, तो आई हो जाता है आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, आप लोगों को याद भी रख लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बेसिक सी चीज क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक एक्सिस थ्योरम से। अब हम आगे बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। बहुत ही क्विकली मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हूँ ताकि मैं एंड में 2-3 क्वेश्चन करवा के फटाफट आपका रोटेशनल मोशन क्लियर करवा सकूं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। तो
न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले एक चीज और आ जाती है, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर क्या होता है कि कुछ टीचर इसको समझा नहीं पाते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को, राइट। सो बच्चों के समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। कि ये मेरी अगर एक रिजिड बॉडी है, देखना ध्यान से, ये मेरी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और कोई भी एक एक्सिस है, लेट्स से ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, ठीक है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये मेरी एक रिजिड बॉडी है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि अगर मैं इस रिजिड बॉडी को हटा करके एक पॉइंट मास अज्यूम करूं, ठीक है, सेम मास का, राइट, सेम मास का, जो कि एक सर्कल में रोटेट करे, जिसका रेडियस अगर k है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन को k से डिनोट किया जाता है, तो अगर उस सर्कल का रेडियस k है, तो अगर इस सेंटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो वो सेम आए आई। रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऐसा रेडियस है जिसके सेंटर के अबाउट अगर मैं कोई एक रिजिड बॉडी का सेम मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं, तो उसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम होना चाहिए। तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो आई होप आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन का मतलब समझ में आया होगा। कई बार ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है रेडियस ऑफ डायरेक्शन का। अगर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट में बताते रहिए, ईमेल मैं आपको दे दूंगा, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको समझते हैं। पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ इन ट्रांसलेशन मोशन को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरी एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है, और मैं एक तरफ से इस पर फोर्स F1 लगा रहा हूं, दूसरी तरफ से फोर्स F2 लगा रहा हूं। तो अगर मैं कहूं कि F1 मेरा ग्रेटर है देन है F2 से, तो क्या होगा कि राइट हैंड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बॉडी एक्सेलरेट होने लगेगी राइट हैंड डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिख सकता था यहाँ पर, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और F एक्सटर्नल कितना है, F1 माइनस F2, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो था इन ट्रांसलेशन मोशन। पर हमें बात कहां करनी है, रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में आते ही सबसे पहले अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमें क्या करना होता है, रिजिड बॉडी बनानी है। तो ये होगी मेरी रिजिड बॉडी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। और मैं क्या कहता हूँ कि ये पॉइंट है, इस पर मेरी एक फोर्स लग रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे F1 राइट, और एक और फोर्स मान लो ये, और एक फोर्स लग रही है कुछ इस तरीके से, इसका मैग्नीट्यूड मान लो F2। और अगर मैं कहूं कि ये जो है इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करने लग रही है, ध्यान से देख लो, डॉट अगर विजिबल नहीं है थोड़ा डार्क बना देते, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस केस में हम न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं दोनों फोर्सेस वेक्टर पर, ठीक है। ये डिस्टेंस लेट अस से r1 है, ये डिस्टेंस लेट अस से r2 है। तो अगर F1 फोर्स को देखो तो वो कुछ इस तरीके से लग रही है, तो वो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रही है, और F2 फोर्स लग रही है ऐसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बॉडी को रोटेट करना चाह रही है। तो यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि भाई F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बॉडी ओवरऑल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, F1 टाइम्स R1 दैट इज टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 माइनस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 क्या हो जाएगा, F2 इनटू R2। थोड़ी देर पहले टॉर्क की डेफिनेशन बोली थी मैंने, और ये बराबर आ जाएगा हमारा, अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो ये इक्वल आ जाएगा I इनटू अल्फा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, और कहीं पर भी डाउट आता है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लोगे तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में डाउट को तो एड्रेस कर ही दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, राइट। और ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम।
हमने लास्ट क्लास में लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम. सो लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर मोमेंटम. So now let's talk about what is angular momentum. So angular momentum is basically product of linear momentum and the shortest distance between the line of motion and the point about which the angular momentum is calculated. Right? So ये basic definition है. अब बात करते हैं हम कि इसके बेसिक 4 केसेस हो सकते हैं जिससे हमें क्या एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है. तो एक एक करके चारों केसेस को देखते हैं. तो पहला केस है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. राइट? तो जिस तरीके से पार्टिकल है और मास m है और इस लाइन में मूव कर रहा है ये वेलोसिटी से. मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये एक पॉइंट है ओ, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना, तो हम क्या करेंगे कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे कितना है. तो लेट्स से कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा p into r. तो ये हो जाएगा mv into r. और अगर mv into d कर लो इसको, ये हो गया d mv into d. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये डिस्टेंस दिया रहेगा आपको, ये r है. अगर ये थीटा है तो d हो जाएगा r sin थीटा और यहाँ से आ जाएगा mvr sin ऑफ थीटा. मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म इज m r क्रॉस v. ठीक है? तो ये होता है केस 1. ठीक है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हमारा केस 2 क्या है वो देखते हैं. ठीक है, सो केस 2 है मेरा कि अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो केस 2 कि मेरा एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है जिस तरीके से, और ये मेरी बॉडी है. बेसिकली ये पार्टिकल है और रेडियस r के सर्कल में मूव कर रहा है. तो वैसे इस मोमेंट पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी दी है, तो इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है वो आ जाता है mvr. कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर कुछ दिक्कत आए तो बेसिकली ये सिर्फ क्विकली मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, प्रूफ इनके भी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं डिटेल में चैप्टर्स पढ़ाऊंगा. बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें एक रिजिड बॉडी जो है हमारी सिर्फ वो रोटेशनल मोशन में सिर्फ. तो ये मेरी एक रिजिड बॉडी और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. राइट? तो अगर ये इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम हमारा आई ओमेगा आ जाता है और वेक्टर फॉर्म में लगा तो कैसे आता है. ठीक है, केस 4 देख लेते हैं कि अगर मेरी एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशनली भी जा रही है. कैसे? तो ये बॉडी है लेट्स से, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से मूव भी कर रही है और v वेलोसिटी से जा भी रही है. तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, आई ओमेगा प्लस m r क्रॉस v. सिंपल सी चीज. ठीक है, इस तरीके से आप इस केस का एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो. चारों केस हो गए यहाँ पे डिस्कस. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के बाद हमारा जो केस बचता है वो आता है रोलिंग मोशन का. ठीक है, तो अब रोलिंग मोशन पर चलते हैं. और रोलिंग मोशन में आपको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा. इतना इजीली मैं आपको रोलिंग पढ़ाऊंगा. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद रोलिंग मोशन. तो बेसिकली रोलिंग मोशन क्या है कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन. राइट? रोटेट भी हो रही है बॉडी और ट्रांसलेट भी हो रही है. इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको. अभी लोगों को इंडिया में फुटबॉल देखने का चस्का बहुत ज्यादा चढ़ा है, तो फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं. तो अगर आप फुटबॉल को किक करते हो, राइट, तो क्या होता है कि वो फुटबॉल जो है वो रोटेट भी करती है. ध्यान से देखना, कभी फुटबॉल रोटेट भी करती है, घूमती है ऐसे, और ऐसे मूव भी करती है. तो कभी तो उसमें क्या होता है, रोलिंग मोशन होता है. ठीक है, और कौन से टाइप का रोलिंग मोशन होता है वो आप खुद डिसाइड करो, सोचो थोड़ा उसके बारे में जरूर सोचना. राइट? तो रोलिंग मोशन मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. तो अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना प्योर रोलिंग.
प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है वो देखो भाई। प्योर रोलिंग को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा रोटेशनल मोशन को डिटेल में पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ कि मेरी एक ये सर्किल। सबसे पहले रोलिंग मोशन सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर लगता है, या तो वो स्फीयर हो सकता है, एक डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, तो उन्हीं पर लगेगा रोलिंग मोशन। तो ये मेरी अगर एक सर्कुलर बॉडी है, ध्यान से देखना रोलिंग मोशन एकदम क्लियर होगा। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी ट्रांसलेशनली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दे देता हूँ और इसकी एंगुलर वेलोसिटी में आपको ओमेगा दे देता हूँ, राइट। तो आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे देंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे आपको क्या करना है कि अगर मैं लेट्स से टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहा हूँ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे पहले अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, कितनी, आर ओमेगा, राइट। सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना हमने, तो आर ओमेगा एक वेलोसिटी आ जाएगी। और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी तो जाहिर है, रिजिड बॉडी है तो प्लस v जोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर बात करें तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी आ जाएगी r इनटू ओमेगा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v आ जाएगी। डाउनवर्ड पॉइंट पर देखो तो एक वेलोसिटी तो हो गई r ओमेगा और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v। फिर इस पॉइंट पर भी कुछ इस तरीके से r ओमेगा और यहाँ पर हो जाएगी v, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर हमें नेट वेलोसिटी कभी भी पूछ लो कि इस बॉडी पर किसी भी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी पूछ ले, तो उसका एग्जांपल देता हूँ कि ये पॉइंट P। तो अगर हमसे बोले कि पॉइंट P पर नेट वेलोसिटी निकालो विद वेक्टर, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे लगा दोगे, जो कि रहेगी r ओमेगा, हाँ है ना। फिर एक वेलोसिटी लगा दोगे ऐसे, जो कि रहेगी v। तो पैरेललोग्राम लॉ वो तो सब आते ही है। क्या करना है, ऐसे 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 करके जोड़ देना है, और ये जो डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, बेसिकली ये vp वेक्टर आ जाएगा। अरे हाँ के ना, बिल्कुल। चलो तो ये चीज आपकी क्लियर हुई कि बेसिक रोलिंग मोशन को एकदम डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब बात करते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होता है कि भैया वो मोशन जिसमें डाउनवर्ड पॉइंट पर फ्रिक्शन ना लगे, और अगर लगे तो सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, काइनेटिक फ्रिक्शन ना लगे, मतलब बॉडी मूव होना तो स्लाइड ना हो, कि सिर्फ वो प्योर रोल होते हुए जाए, राइट। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑन पॉइंट, लेट्स से बी पॉइंट दे दो इसको, ऑन पॉइंट डी इज 0 और स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एक्ट। ये होता है बेसिक प्योर रोलिंग का मोशन। तो अगर यहाँ पर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाती है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। तो क्या होगा, वेलोसिटी v is equals to r ओमेगा आ जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट पर जेई एडवांस 2020 का पहला ही क्वेश्चन आया। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जेई एडवांस 2020 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहली वीडियो फिजिक्स पेपर 1 सेक्शन 1 का सॉल्यूशन, पहला ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर हमारा एक स्फीयर जो है वो रोटेट होते हुए आ रहा है, तो हमसे कुछ क्वेश्चन उसके बारे में पूछा गया। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्योर रोलिंग। फिर दूसरा आता है रोलिंग विद स्लाइडिंग। तो उसमें क्या होगा कि भैया फ्रिक्शन एक्ट करेगा, रोलिंग विद स्लाइडिंग। तो इसमें या तो v ग्रेटर देन r ओमेगा होगा या फिर v लेस देन r ओमेगा होगा। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि थोड़ी देर तो बॉडी स्लाइड करती है, ठीक है, और फिर बॉडी रोल करने लग जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये रोलिंग विद स्लाइडिंग का केस है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो और क्या कह सकते हैं हम कि टॉपलिंग की एक कंडीशन बता देता हूँ क्या होता है। मैं वैसे तो मैंने टॉपलिंग का केस जो है वो मैंने आपको एनएलएम में कराया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि टॉपल अगर कोई बॉडी कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या होती है।
टॉपलिंग की कंडीशन को समझने के लिए मैं आपको, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, एक चौक का बॉक्स है, इससे समझाता हूँ कि देखो, अगर ये जो चौक का बॉक्स है ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, अभी रेस्ट पे, ठीक है, तो अगर इसकी फोर्सेस की बात करें तो एक इसका वेट नीचे एमटी डाउनवर्ड में लगेगा, फिर ये मेरा बॉक्स जो है अगर मेरे हाथ के कांटेक्ट में है तो जिन जिन पॉइंट्स पर कांटेक्ट है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन का पता हो तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन द टू बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट। तो ये बॉडी कांटेक्ट में, यहाँ पर फोर्स लगी है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, मेरा हाथ भी लगा रहा है इस बॉक्स पर और ये बॉक्स भी मेरे हाथ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो अगर इस बॉडी को टॉपल करना है, ध्यान से देखना, तो जैसे, ठीक है, तो अगर टॉपल करना है तो ऐसे टॉपल कर दिया तो क्या हुआ, ये बॉक्स उड़ते हुए गिरा। कब गिरा, फिर से देखना, ये बॉक्स ऐसे उड़ते हुए गिरा, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर, और यहां से फिर इसने कांटेक्ट लूज कर दिया। तो कांटेक्ट लूज करते ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। That is the point of toppling. That is the point when this box toppled. तो हम क्या कह सकते हैं कि टॉपलिंग की कंडीशन क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कर देना है जीरो। तो ये होता है टॉपलिंग का कंडीशन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी क्या है कि मैंने सोचा था मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बट मैं वो अभी नहीं करवा रहा हूँ। मैं फटाफट आपका पूरा 11th का कोर्स जितना जल्दी खत्म कर सकता हूँ क्योंकि जेईई मेन का एग्जाम आने वाला है, तो वो करवा करके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा देता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको बाद में जरूर करवा दूंगा। चलिए यहाँ पर आज की वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे मैंने इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी वे में समझाया है। रोटेशनल मोशन को बहुत इजी वे में आपको समझाया है। तो कोई भी डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो, पर्सनली डाउट पूछना चाहते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। तो और अपने दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि रोटेशनल मोशन मैं गारंटी देता हूँ कि इतने इजीली कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बिकॉज दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन सी यू, टाटा, गुड बाय।